हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका टॉपिक है शेड्यूल। हम लोग शेड्यूल देखेंगे। इंडियन पॉलिटी में शेड्यूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए शेड्यूल। इस तरह से आपका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस तरह आपका शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एसएससी के लिए शेड्यूल का मतलब वैसे नॉर्मल इंग्लिश में होता है आपका टाइम टेबल। भाई आपका क्या शेड्यूल है, आपकी दिनचर्या क्या है। तो एसएससी वाला इंग्लिश में जो शेड्यूल है वो अलग मतलब है, यहाँ पॉलिटी में शेड्यूल है ये अलग मतलब है। ठीक है, अब सुनो। शेड्यूल कितने लेटर वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने शेड्यूल है हमारे कंट्री में? जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, जब बना था तब कितने थे? ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स। बट आज के टाइम में 9, 10, 11 और 12 भी आ चुके हैं। अब हमारे देश में करेंटली कितने शेड्यूल हैं? टोटल 12 शेड्यूल हैं इस समय हमारे देश में। ठीक है, अब एक एक करके। एक ट्रिक है, नेट पर आपको हर जगह मिल जाएगी, बहुत फेमस ट्रिक है, हर कोई अपलोड करता है इसी ट्रिक के साथ। बट मेरा एक काम है उस ट्रिक को थोड़ा एक्सपैंड करके, एलैबोरेट करके आपको उसके अंदर की बातें बताना। जितना हो सकेगा उतना मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपका बस एक काम है, जो मैं आपको बताऊं वो आप नोट करते चलो, ढंग से उसे समझो, पढ़ो और रिवाइज करते चलो। बाकी आप टेंशन फ्री रहो। ट्रिक है टीयर्स, TEARS। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इस ट्रिक को आप अलग से नोट कर लो, फिर मैं एक एक को वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब सुनो, टीयर्स, टी मतलब क्या होता है आपका? टेरिटरी। टी मतलब क्या है आपका? टेरिटरी। टेरिटरी मतलब हो गया इलाका। सुनो, एक ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए, जब पार्ट 1, जब हमने पार्ट किए थे, पार्ट 1 क्या है? इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि एक यूनियन है 28 स्टेट्स का। अच्छा, ये था पार्ट 1। जब पार्ट 1 में 28 स्टेट्स लिखा था तो इसकी क्या जरूरत आ गई? शेड्यूल 1 में टेरिटरी क्यों डालना पड़ा? अब सुनो, शेड्यूल 1 में टेरिटरी मतलब है भारत के 28 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ वो इलाके जो भारत अपने में मानता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की एम्बेसी और काउंसुलेट। समझाता हूं मैं आपको। आप कभी विदेश गए घूमने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप गए अमेरिका, गए घूमने। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। बोलो, वॉशिंगटन DC वहाँ की कैपिटल अमेरिका की। आप गए घूमने, आप वहां जब घूमने गए तो वहां पर वॉशिंगटन DC पे नहीं हो आप दूर कहीं एक और स्टेट में आप बैठे थे। अचानक से वहां पर आपका पासपोर्ट वासपोर्ट चोरी हो गया। वहां भी ये चोर चकारे हैं वहां पर। तो आपका चोरी हो गया, अब आप कहाँ जाओगे? आप वॉशिंगटन DC जाओगे और वहां पर होगी एम्बेसी ऑफिस। क्या होगा? एम्बेसी ऑफिस। वहां पर जाके आप उनको बोलोगे कि ऐसे ऐसे मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया है, आप मदद कीजिए। वो एम्बेसी ऑफिस किसका है? भारत का है। तो एक तरह से वो भारत की टेरिटरी हो गई। बोलो, भारत की टेरिटरी हो गई। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना भूमि, अगर कैपिटल सिटी हो तो वहां पर एम्बेसी खुलती है, अगर कोई और सिटी हो तो वहां काउंसुलेट खुलता है। बोलो, कैपिटल सिटी में एम्बेसी होती है, कोई और सिटी है तो वहाँ काउंसुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुबई वाले अपनी एम्बेसी बनाएंगे इंडिया में, तो एम्बेसी कहाँ पर होगी उनकी? दिल्ली में। पर मुंबई में उनका क्या होगा? काउंसुलेट होगा। काउंसुलेट मतलब अगर कोई इंसान मुंबई में उसका पासपोर्ट चुरेगा, वो कहाँ जाए? तब वो मुंबई में भागेगा, काउंसुलेट ऑफिस जाएगा। ये समझ में आया? तो वो किसकी टेरिटरी होती है? भारत की टेरिटरी होती है। इधर सुनो, करंट अफेयर अब आ जाओ। अभी हाल ही में इसराइल ने सीरिया में, ईरान की एम्बेसी थी तेहरान में, वहां पर बम फोड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से अभी इसराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है। एम्बेसी का मतलब समझ में आया? अब मुझे बताओ, सीरिया की कैपिटल दमास्कस में ईरान की क्या थी? एम्बेसी थी, काउंसुलेट था? एम्बेसी थी। ईरान की कैपिटल तेहरान, उसकी एम्बेसी सीरिया की कैपिटल दमास्कस में थी। वहां पर इसराइल ने बम गिरा दिया। अब क्योंकि इसराइल ने बम गिराया है और सीरिया कंट्री थी, तो सीरिया कंट्री भी चढ़ गई, प्लस वो ईरान की एम्बेसी थी तो ईरान की टेरिटरी थी, तो ईरान भी चढ़ गया। अब दोनों मिलकर फिर से इस पर अटैक करेंगे, इसराइल पे। खैर खैर, इसराइल पावरफुल है, वो लड़ लेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। टेरिटरी समझ में आया आपको मतलब? अच्छा,
अच्छा एक बात बताओ, इंडियन नेवी का एक शिप है, सुनो ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है, अब जब करा ही रहे हैं तो करंट अफेयर भी हो जाए। अभी हाल ही में एक सागर परिक्रमा हुई है, कंप्लीट हुई है, उसका 4th एडिशन था शायद, अभी हुआ है। सागर परिक्रमा क्या है, हमारे देश पे से एक छोटा सा शिप निकला नाव टाइप का, और उसने पूरी धरती का चक्कर काटा है, ठीक है, और वापस इंडिया लौट कर आया। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया से वो निकला, इंडियन ओशन पड़ेगा बीच में, फिर उसके बाद वो अटलांटिक ओशन में गया, बहुत दूर समुंदर में, तो वो क्या किसी और कंट्री का हो गया शिप कि इंडिया का ही है? तो इंडिया की टेरिटरी में आएगा वो, उतना एरिया उतनी नाव पे, अगर उस नाव पे कोई बम फोड़ देगा तो भारत से लड़ाई हो गई, मतलब समझ में आ गया आपको, तो वो भी टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। ई से क्या है आपका, इमोल्यूमेंट, बोलो इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट मतलब होता है पैसा, इमोल्यूमेंट मतलब आपका सैलरी, इमोल्यूमेंट मतलब सैलरी, पैसा। देखो एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब उसमें कहीं लिखा है संविधान में कि 5 करोड़ मिलेंगे प्रधानमंत्री को, 10 करोड़ मिलेंगे प्रेसिडेंट को, 20 करोड़ मिलेंगे सीएम को? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक पवित्र चीज है, उसमें नहीं लिखोगे इतना 5,000 रुपए टैक्स काट लेना, ये सब लिखोगे क्या? उसमें नहीं लिखोगे। तो उसके लिए हमने अलग से लिखा, शेड्यूल में डाला गया कि इनकी तनख्वाह होगी, फिर कुछ ही इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी तनख्वाह यहाँ पे मेंशन है, सबकी तनख्वाह यहाँ मेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको इतना? ए से है अफर्मेशन, ए से है अफर्मेशन एंड ओथ, अफर्मेशन एंड ओथ बोलते हैं। अफर्मेशन मतलब मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं इसकी शपथ लेता हूँ, मैं उसकी शपथ लेता हूँ, मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? अफर्मेशन और ओथ। अरे होता है ना, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ये क्या है? अफर्मेशन, एक तरीके की ओथ लेना। याद रखना इस ओथ अफर्मेशन में। अच्छा अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ हल्का सा, फिर मैं एक एक के बारे में आपको लिखवाऊंगा भी, ऐसा नहीं है, छोड़ने नहीं वाला मैं। जिस व्यक्ति के पॉलिटी में पार्ट्स और शेड्यूल पक्के हैं उसको पॉलिटी में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। ओथ अफर्मेशन, पहले मीनिंग समझ लो वर्ड का मतलब, ओथ अफर्मेशन मतलब समझ में आ गया आपको? अच्छा आर में क्या है? राज्यसभा सीट, आर क्या है? राज्यसभा सीट्स। एक ने मुझसे पूछा, राहुल सर एक बात बताइए कि राज्यसभा सीट ही क्यों, लोकसभा सीट भी तो रख सकते थे, राज्यसभा सीट क्यों भैया? क्योंकि जब हमारा देश आजाद होने से पहले 650 राजा रजवाड़े रहते थे, ठीक है, 650 राजा थे इंडिया में, तो अब आजादी के बाद राज रजवाड़े खत्म हो गए, उनको हमने हटा के पूरे भारत को एक बना दिया। जब पूरे भारत को एक बना दिया तब हुआ कि इनकी सीट पे बैठेगा कौन, तब हमको बनाना पड़ा राज्यसभा सीट के लिए अलग से किया हमने, शेड्यूल बनाया, इसीलिए पार्ट्स में नहीं राज्यसभा सीट, शेड्यूल में डाला गया राज्यसभा सीट, ठीक है। तो ये हुआ। एस से आया आपका शेड्यूल्ड एरियाज, ये क्या है? एक ने फिर मुझसे पूछा, राघव सर एक बात बताइए, एक तो नॉर्मल एरिया होता है, शेड्यूल्ड एरिया क्या है? एक तो बैंक होती है, शेड्यूल्ड बैंक क्या है? ये एक तो ट्राइब होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है? एक तो कास्ट होती है, शेड्यूल्ड कास्ट क्या है? क्यों रे, आपने कभी नहीं सोचा? एक तो कास्ट होती है, शेड्यूल्ड कास्ट क्या है? एक तो बैंक होती है, शेड्यूल्ड बैंक क्या है? एक आपकी ट्राइब होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है? एक आपका एरिया होता है, शेड्यूल्ड एरिया क्या है? शेड्यूल्ड मतलब होता है गवर्नमेंट नोटिफाइड, बोलो गवर्नमेंट नोटिफाइड, यहाँ मोहर लग गई है, ठीक है। आपके समझ में आ रहा है? मैं और ये मिलकर एक बैंक खोल रहे हैं तो उसे बोलेंगे कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे, क्या उसे शेड्यूल्ड बैंक बोलेंगे? उसे शेड्यूल्ड बैंक तब बोलेंगे जब उसे भारत सरकार की मान्यता मिल जाए, जब ये हमारी आरबीआई खड़ी हुई है ये आके मोहर लगा दें, ठीक है। आपके समझ में आ रहा है? वो क्या बन जाएगा? सोई शेड्यूल्ड बैंक बन जाएगी। सुन लीजिए, मुझे कितनी खुशी होगी जब आप लोग आईएएस बन जाओगे और एक दिन सच में वो आरबीआई गवर्नर बनोगे, वो दिन। आरबीआई गवर्नर आज है आईएएस अधिकारी हैं शक्तिकांत दास जी, जो आरबीआई गवर्नर है नोट पे, शक्तिकांत दास, नाम में कितनी शक्ति, वाह रे भाई, आपका नाम होगा, कितना मस्ती। क्या कोई और माइकल लिख सकता है अपने नोट पे अपना नाम? एक डॉट भी नहीं लगा सकते हो नोट पर आप, हाँ ऐसे लिख दोगे, आई मिस यू, है ना, फालतू पने का सा नहीं। असली नोट पे नाम पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में वो छप रहा है, शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री का साइन नहीं होता है नोटों पे, याद रख लेना आप, कि हम पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, हमारा नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं है।
ठीक है, एक आईएएस अधिकारी का ही नाम हो सकता है या फिर भारत सरकार जिसे अपॉइंट करे। अच्छा, शेड्यूल्ड एरियाज मतलब वो एरिया जो गवर्नमेंट नोटिफाइड एरियाज है। शेड्यूल्ड एरिया मतलब इनकी बैंड बच चुकी है, ये थोड़े खतरे में है ये इलाके, इन पे एक्स्ट्रा फोकस दिया जाए। इन पे क्या फोकस दिया जाए? एक्स्ट्रा फोकस दिया जाए। एक्स्ट्रा फोकस मतलब क्या होता है? सीधे राष्ट्रपति के अंडर होते हैं। बोलो, राष्ट्रपति के अंडर मतलब यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज के लिए ऑफिसर नियुक्त होता है, इन पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए। अरे कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए रेमेडियल क्लास होती थी स्कूल में। रेमेडियल क्लास समझ में आता है आपको? बच्चों को रोक लेते हैं, कितना ऐसा कष्ट होता था यार। बताओ, सारे बच्चे चले गए, हम बैठे, रिमीडियल चल रहा है, पढ़ाई कुछ ना हो रही उसमें, रिमीडियल। अरे जब पूरे तुम 6 घंटे में नहीं सिखा पाए तो एक्स्ट्रा आधे घंटे क्या सिखा लोगे तुम उस बच्चे को? हाँ, बस शोषण होता है, उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती होती है उसकी। ए तू रिमीडियल में, चलो फिर कुछ तो कर ही रहे हैं, क्या करें और? क्या सॉल्यूशन क्या है फिर? चीटिंग करवा दो बच्चे को, नंबर बढ़वा दो, बेस्ट सोल्यूशन। शेड्यूल्ड एरिया, समझ में आया? शेड्यूल्ड एरिया। अच्छा, एक और आया, इतने में हम खुश नहीं हो पाए थे एक शेड्यूल्ड एरिया में, तो हमने ओ लगाया अदर शेड्यूल्ड एरिया, उसी में लगा देते। नहीं भाई, क्यों? हमें पॉलिटी कोर्स बढ़ाना है ना, हमें तो अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज। अदर शेड्यूल्ड एरियाज में कौन कौन से हैं देख लीजिए, इनका नाम है AMTM। आपको करा चुका हूँ क्या? कैसे? अच्छा 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 अच्छा। ए से आसाम, ए से आसाम, एम से मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम। अब देखो, इन चारों स्टेट पे स्पेशल फोकस और स्पेशल ध्यान होगा। मिजोरम, मिजोरम कैपिटल क्या थी? आइजवाल, ऑल इज वेल। राम जी क्या कह रहे हैं? ऑल इज वेल, आइजवाल। त्रिपुरा की कैपिटल क्या थी? अगरतला, वो केरला की थी यार, तिरुवनंतपुरम। क्या कर रहे हैं, छोड़ो। मेघालय कैपिटल क्या है? मेघा कैसा नाम है? शिलोंग। और आसाम की दिसपुर, जबकि लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी। इन चारों पे और स्पेशल फोकस रखना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे मणिपुर का नाम होना चाहिए था? ये कुकी मेते और नया क्या क्या चल रहा है, मणिपुर पे होता। अरे नागालैंड रख देते। ठीक है, यहाँ पे कौन है आपके? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि अब इनका टाइम आ गया, रिव्यू करवाओ, नए लो, नए रीजन डालो, जिनको सच में परेशान है, जो खतरे में है उनको डालो। अब जो चला आ रहा नहीं, अब जैसे ही इनके पास से शेड्यूल एरिया का स्टेटस छीन लेंगे, ये गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो छीन भी नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक हिस्ट्री का मुझे बड़ा प्यारा एग्जाम्पल याद आ रहा है, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक में एक आदमी था, उसका नाम था अंबालाल सारा भाई। ठीक है, उसने वहां पर अहमदाबाद मिल वर्कर्स को प्लेग बोनस दे दिया था। ठीक है, कि बीमारी प्लेग फैला हुआ है, अभी हमने बोनस दे दिया है। जैसी बीमारी चली गई, उसने बोनस वापस खींच लिया। उसने बोनस वापस खींच लिया, लोग पागल हो गए, नहीं हमें तो आदत हो गई, हमें उतने पैसे में मजा आएगा, हमारा बच्चा DPS में जाता है, उसको एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। ठीक है, अच्छा साहब, तो क्या हुआ? लोग स्ट्राइक पे उतर आए, क्या करें क्या करें। अम्बालाल भी नाराज हो गया। तब महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी आए और उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी की भारत में कहाँ हुई थी? अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक में। और उसने अम्बालाल को मनाया भूखे रहकर। तब जाके अम्बालाल ने कुछ परसेंट कम किए, दे अभी भी पूरा बोनस वापस नहीं हुआ था, कुछ परसेंटेज, पर बीच का रास्ता अपनाया गया। इतना टफ होता है कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन को भूखा रहना पड़ गया कि प्लेग बोनस दे दो पैसे दे दो। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों इतना टफ रिजर्वेशन हटाना इंडिया से? आप बता दीजिए। रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर कोई रिजर्वेशन सब्जेक्ट में बोले तो बवाल आग लग जाती है। क्यों मुश्किल है? एक बार आप रिजर्वेशन दे दिया, अब उसको स्वाद लग गया, अब वापस खींच के दिखाओ। है दम? किसी में दम नहीं। इस समय क्या, आगे आने वाली कितनी सरकार चली जाएंगी, किसी में दम नहीं। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे भाजपा आ जाए, चाहे और भी कोई आ जाए, महात्मा गांधी खुद आ जाए तो रिजर्वेशन नहीं हटा पाएंगे। अब समझ में आ रहा है आपके? इसीलिए ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत आंख बवाल मच जाती है इस पे। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ, एक बार आपको जो चीज चख ली, आपने आजादी चख ली, अब उससे वापस खींचना बहुत टफ हो जाता है। आपको पता है हमारे ज्यादातर फ्रीडम फाइटर सब विदेश से पढ़कर आए, क्योंकि वो विदेश जब गए तो उन्होंने आजादी चख ली। आजादी चख ली, महात्मा गांधी विदेश पढ़कर आए, BR अम्बेडकर विदेश पढ़कर आए, जवाहरलाल नेहरू वो तो महान है। ठीक है, सब पढ़कर आए, विदेश पढ़कर आए, और जब इंडिया आए उन्होंने देखा अरे वापस से गुलाम हो गए। नहीं साहब,
तब आप देखिए सारे फ्रीडम फाइटर जितने भी हैं, ओ हो, आज के टाइम पे जाके दिखाओ तुम, लंदन से पढ़ाई करके दिखाओ बैरिस्टर की, वो भाई उस टाइम तो लगता है यूं, चाहे आप एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे आप मॉडरेट हो, चाहे आप रेवोल्यूशनरी हो, अरे सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, कलकत्ता में घर में बंद कर दिया था उनको, पुलिस की पूरी निगरानी में, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उस टाइम पे वो आदमी वहां से गायब, अकेले अकेले, टू 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 करते 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 वेस्ट बंगाल से पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पैदल 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 पहुंचे रशिया। आज के टाइम जाके दिखाओ, हाँ। और वो इनाम देख के खोपड़ी पे रखा हुआ था, इनाम रखा था सर पे ब्रिटिश सरकार ने, दिख जाए तो पकड़ लेना, 5,000 या जितने भी रुपए इनाम देंगे। सोचो वो आदमी फिर रशिया, रशिया से फिर जर्मनी, हिटलर से मिला, फिर हिटलर ने यू बोर्ड देके फिर वापिस वो जापान, सिंगापुर आ रहे हैं, अरे राम। आज के टाइम पे साउथ इंडिया देख के नहीं आ पाए आज तक इतना मन है नॉर्थ ईस्ट घूमने का, अरुणाचल जाए, एक बार नागालैंड घूम कर आए, पता नहीं होगा एक दिन, आएगा हम भी घूमेंगे इंडिया। एफ ऐसे घूम लेते हैं, मैप वैप बना के, इसमें घुमाया हमने पूरा, कैपिटल वैपिटल, जीएस घुमा देती। एफ से क्या है हमारी, फेडरल लिस्ट, एफ से क्या है हमारी, फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट मतलब वही स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद में एक एक को लिखवाने वाला हूँ, सारी लिस्ट आपकी होगी, ऐसे नहीं होगा। उस दिन जब मैंने आपका टॉपिक कराया था ये 10 मिनट में हुआ होगा, आज आपका टॉपिक होगा, आज चलते ही रहेगा। ओ से है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से है आपका लॉ, लिख देना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आएगा क्रैक, क्रैक क्या है, ये 8 ऑफिशियल लैंग्वेज तक तो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, बट ये वाला 1 2 3 और ये 4 बाद में अलग से डाला गया था। लॉ, लॉ मतलब क्या है, 9th शेड्यूल, आपको कराऊंगा मैं, लॉ को एक और नाम बोलते हैं 9th शेड्यूल। अब भैया ये क्या है, 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल को बोलते हैं एल से, लॉ से। अगर देखो क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री, और जो पार्लियामेंट था उसमें सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत लड़ झगड़ के देश को आजाद करवाया था, ठीक है। अच्छा, तो उनकी पार्लियामेंट बनी, वो सुप्रीम पावर हुए, सुप्रीम पावर, उन्होंने कानून बनाया, कानून बनाया यूपी लैंड टेनेंसी रिफॉर्म करके, उसके बाद कोर्ट ने उसको काट दिया, जुडिशियल रिव्यू कर दिया कि ये अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी है उसके अगेंस्ट है। अब जवाहरलाल नेहरू ने बोला जी क्या बात हो गई, और जवाहरलाल नेहरू क्या, पूरे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे उन सब ने बोला कि इतनी मुश्किल से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और हमने देश की आज़ादी लड़ी, और हमने कानून बनाया है हमारे देश से जमींदारी हटाने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, तू कोर्ट कौन होता है, पढ़ा लिखा जज, काटने वाला। बोला मैं जज हूँ, अच्छा ला मैं तो पार्लियामेंट दिखाता हूँ। इन लोगों ने क्या बनाया, 9th शेड्यूल बनाया। 9th शेड्यूल किससे बनाया था इन्होंने, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, संविधान में जो पहला नया अमेंडमेंट हुआ, पहला संशोधन करके उन्होंने पेज जोड़ा, वो कौन सा था, 9th शेड्यूल जोड़ा। 9th शेड्यूल में उन्होंने ये बोला, इस 9th शेड्यूल में अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून या एक्ट बना के डालता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं काट सकता है, इसको बोला गया था 9th शेड्यूल। अगर मैंने कानून बनाया, सुनिए, कि जो भी ग्रे कलर की शर्ट पहनता है ऐसे गोली मार दो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आप चले जाओ, उसे कटवा दो, कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, बट अगर सुप्रीम कोर्ट काट देगा ना इसको, बट अगर मैंने कानून बनाया कि जो भी ग्रे शर्ट पहन रहा है उसे गोली मार दो, और मैंने उस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इनको नहीं बचा सकता। समझ में आया, ये पावर थी 9th शेड्यूल की, कि सारे कोर्ट्स को बोल देगा तुम इधर मत देखो, ये 9th शेड्यूल में डल गया है, ये उस खुफिया कमरे में डल चुका है, इसको मत देखो, ठीक है। 2007 में जाके एक आईआर कोएलो केस हुआ था, उसमें जाके से हटाया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, ठीक है। बट वो भी, उसमें भी एक है क्या, आपको बताऊंगा, कि सिर्फ केशवानंद भारती केस के बाद जो जो कांड हुए उनको देख सकता है, उससे पहले वालों को सुप्रीम कोर्ट अभी भी नहीं देख सकता। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस याद रखना। 9th में क्या है, लॉ फर्स्ट एक्ट से डाला गया था। अच्छा, 10th वाले में है एंटी डिफेक्शन। 10th वाले में क्या है, एंटी डिफेक्शन।
लिख देना आंटी का डिफेक्शन। आंटी डिफेक्शन क्या है भैया, सुन लीजिए। पहली बात तो डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन ये होता है कि भाई आप मुझे छोड़ के चले गए, ठीक है, धोखा दे दिया, इसे क्या बोलते हैं, डिफेक्शन। मैंने आप पे विश्वास किया और आप मुझे छोड़ के चले गए, इसे क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन मतलब कि आप मुझे छोड़ के ना जाओ, आप मुझे धोखा ना दो, तो उसके लिए क्या लाए हम, एंटी डिफेक्शन लेकर आए। अब सुनो हुआ क्या था, हुआ ये था, लंबी लंबी कहानी है और कुछ नहीं है, पूरी जीएस का मतलब ये जनरल स्टोरी कहता हूँ मैं, तो स्टडी कहता ही नहीं हूँ, जनरल स्टोरी, ऐसी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। एक बार की बात है, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप नॉर्मल समझ सकें। उनका नाम था इंदिरा गांधी। फिर एक बार उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने गोली मार दी, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई तो उसकी सिंपैथी मिली, तो राजीव गांधी थे, उनको जल्दी जल्दी बना दिया गया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बना दिया गया। अच्छा, तो क्योंकि इतनी सिंपैथी थी लोगों के पास कि भाई उनकी मम्मी की डेथ हुई है, कि लोग आए भर भर के, उन्होंने वोट दिया, भर भर को कांग्रेस को जिताया। अब कांग्रेस को जब जिताया तो उसमें और पार्टी वाले जो थे वो अपनी पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में सब मिल गए कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, उसमें मिल जाओ, तुम वो बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, मंत्री पद मिल जाएगा आपको। वो सब बन गए। अब जैसे ही वो बन गए, पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाने के बाद अब राजीव गांधी बोले कोई अच्छी बात, और वो लोग पीछे से बू, गंदी बात है, गंदी बात है। राजीव गांधी ने बोला वोट दो, उसने बोला हम वोट नहीं दे रहे, हम आपके साथ नहीं है। राजीव गांधी ने कहा अरे मेरी टिकट पे तुम आए हो, मेरी कहने पे मैंने वोट मांगा तब तुम आए हो, और मेरे को ही नहीं समझ रहे हो। तो फिर वो क्या लेकर आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब ये होता है कि अगर आप मेरी पार्टी में हो और आप मेरी पार्टी के खिलाफ, या मेरी पार्टी ने आपको बोला कि कल पार्टी में आ जाना, 3 बजे बर्थडे में आप इन्वाइटेड हो और आप नहीं आए, तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया जाएगा, आपकी मेंबरशिप छीन ली जाएगी। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आया ना, एक और बार समझ। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी टीम में हो, ठीक है, और मैंने आपको बोला मेरे लिए वोट देना, हाँ, और आपने वोट नहीं दिया, आपने ना और करा है, काट के और आ गए, नेगेटिव रेटिंग और दे दिया आपने, तो आप क्या हो गए, आपको मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही हटवा दूंगा। तो ये बहुत बुरी चीज भी है। बुरी चीज क्यों है, इसका मतलब तो आपकी कोई आवाज सुनेगा ही नहीं, फिर आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। आप अगर मेरे अगेंस्ट बोलोगे, आपको मैं मेंबरशिप हटवा दूंगा आपकी, है ना, तो बुरा भी है ये। बाद में इसको चेंज भी किया था, वो आपको बाद में कराएंगे। एंटी डिफेक्शन समझ में आया, तुम मुझे छोड़ के जो चले जाओगे, एंटी डिफेक्शन हो जाओगे, एंटी डिफेक्शन हो जाओगे। समझ में आ गया आपके, बड़ा पछताओगे नहीं, एंटी डिफेक्शन हो जाओगे। मेरा पर्पस क्या है, आपको जीएस याद कराना। एंटी डिफेक्शन समझ में आ गया आपको, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, एंटी डिफेक्शन। फिर पी से पंचायती राज, एम से म्यूनिसिपैलिटी। पी से क्या है आपका, पी से पंचायती राज, एम से क्या है आपका, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट थे, और म्यूनिसिपैलिटी में कितने सब्जेक्ट थे, 18 सब्जेक्ट थे। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लो, अब एक एक करके मैं बना रहा हूँ। थैंक यू।